नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम आवास में सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घंटे तक बैठक हुई है। कई ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं जिस पर चर्चा हुई है। इसके बाद सीएम योगी ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। कल सीएम गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर चुके हैं और करीब 1.5 घंटे की बातचीत दोनों के बीच में हुई थी। अब दिल्ली में योगी की मैराथन बैठक को देखते हुए यूपी में कैबिनेट के विस्तार को तय माना जा रहा है और मुलाकातों का जो सिलसिला है वो लगातार आज भी जारी रहा है। प्रधानमंत्री से आज मुलाकात हुई है, लगभग 1.5 घंटे ये मुलाकात चली। बीजेपी अध्यक्ष के साथ यानी कि जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई, वो तस्वीरें भी, और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात जो कि कल हुई थी उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राजधानी लखनऊ में जो बैठकों का दौर शुरू हुआ वो अभी तक जारी है और अब दिल्ली पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दूसरा दिन है और लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा भी ये मुलाकात हो रही है और अब राष्ट्रपति से भी मुलाकात मुख्यमंत्री की प्रस्तावित। प्रदेश में तेज हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच में करीब 1.25 घंटे तक बैठक चली है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने ये लिखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार, ये बात ट्वीट के माध्यम से कही गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, 1.5 घंटे तक लगभग ये मुलाकात चली है। इसके अंदर कई ऐसे अहम विषय रहे जिस पर निश्चित तौर पर चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री की जब ये मुलाकात समाप्त होती है तब एक ट्वीट मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया उसी तस्वीर के साथ, जो तस्वीर हम आपको पहली विंडो में दिखा रहे हैं। दूसरी विंडो में आप देख सकते हैं कि तस्वीर इसमें ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ये कहते हुए उनका आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ये ट्वीट किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये मुलाकात निश्चित तौर पर अपने आप में कई मायनों के साथ हैं। कई अहम जो चर्चाएं हैं इन मुलाकातों के साथ आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय इन मुलाकातों से बहुत कुछ निकल करके सामने आने वाला है। इसके भी आभास अभी से दिखने लगे हैं क्योंकि कई नेताओं की मुलाकात इन सब के बीच में बैक टू बैक गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी हुई हैं। प्रधानमंत्री के साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो रही है, राष्ट्रपति से मुलाकात, और उससे पहले आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 दिन तक मैराथन बैठक का जो सिलसिला है वो लगातार चला था। बीएल संतोष की अगुवाई में आपने देखा था कि किस तरीके से वहां पर भी लगातार जो बैठकें हैं और मुलाकात हैं, चाहे उसमें विधायकों से मुलाकात की हम बात करें, मंत्रियों से मुलाकात की बात करें, सांसदों से मुलाकात की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम खुद जाकर के मिले थे और कुल मिलाकर के जो रिपोर्ट हैं वो केंद्रीय स्तर तक पहुंचाई गई। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अचानक से 2 दिन के दिल्ली के दौरे पर गए हैं, निश्चित तौर पर इसके कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे अहम बात इस समय निकल कर ये सामने आ रही है कि कैबिनेट के अंदर यह संभव है कि आने वाले समय में आपको विस्तार या फिर फेरबदल कुछ देखने को मिल जाए। इसके अलावा अन्य नेताओं जिनका जिक्र हो रहा था, जिनमें निषाद पार्टी के अध्यक्ष की मुलाकात गृह मंत्री के साथ, अनुप्रिया पटेल की मुलाकात गृह मंत्री के साथ, ये भी कई मायनों में अहम बताई जा रही है। और फिर जितिन प्रसाद का शामिल होना भारतीय जनता पार्टी में और उसके बाद उनका यूपी भवन पहुंचना, कल मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात होना, ये भी जोर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं संभव है कि जितिन प्रसाद को भी मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिले। और इसके साथ जो सियासी समीकरण है उनको कैसे साधा जाएगा और इन मुलाकातों के और इन बैठकों के मायने क्या हैं। और चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं, जो कि मुलाकात और बैठकों का सिलसिला आप देख रहे हैं लगातार जारी हो, जो कयास लगाए जा रहे हैं, दरअसल इन कयास के पीछे की कहानी क्या है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। केसी जैन जी बहुत स्वागत है आपका। राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राम प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत। और ऐश्वर्य हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, इस समय आपके पास ऐश्वर्य क्या अपडेट है, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बैठक और मुलाकात का जो दौर है वो चल रहा है। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होती है और उससे पहले प्रधानमंत्री के साथ और अभी राष्ट्रपति के साथ भी उनकी मुलाकात है। फिलहाल जानकारी क्या है और इन मुलाकातों के पीछे क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, अपडेट क्या है इस समय ऐश्वर्य?
देखिए, कल 90 मिनट की लंबी बातचीत के बाद कई बातें सामने आई जब योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे उनके आवास पर। और आज सुबह ठीक 11 बजे उत्तर प्रदेश सदन, जिसके बाहर मैं अभी मौजूद हूं, वहां से निकलकर प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग वहां पहुंचे और लगभग आधे घंटे से 45 मिनट की मुलाकात उनकी वहां हुई। और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों के बारे में, उत्तर प्रदेश की किस तरीके से कोविड-19 को मैनेज किया गया और आगे चल के जब तीसरी वेव की बात चल रही है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर वो योगी गवर्नेंस लागू होगी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसकी बातचीत हुई। उसके बाद सीधे निकल के योगी आदित्यनाथ पहुंचे जेपी नड्डा के घर, जहां पर लगभग 2 घंटे तक योगी आदित्यनाथ रुके। कार्यक्रम ये था कि सीधे योगी आदित्यनाथ वहां से निकल के राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते। लेकिन क्योंकि जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात थी वो काफी लंबी हो गई और इसके बाद प्रेसिडेंट का लंच टाइमिंग होता है, वो प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं किया जाता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं वो जो राष्ट्रपति के साथ मुलाकात थी वो डिले कर दी गई। और अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सदन में इस समय योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और लगभग 4 बजे के बाद योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और वहां से सीधा इंडियन एयर बेस के लिए बिल्कुल। लेकिन ऐश्वर्य, मुझे बताएं कि सिर्फ इसको हम एक फीडबैक की तौर पर देख लें, फीडबैक वाली मुलाकात थी, चूंकि जो लखनऊ, राजधानी लखनऊ से जो चीजें शुरू हुई, जिस तरीके से संगठन स्तर से लेकर के मुलाकातों का दौर था, मंत्रियों से, विधायकों के साथ जो चर्चा थी, वो रिपोर्ट पहुंची, उस पर फीडबैक की ये बैठक है या इससे ज्यादा कुछ वहां पर आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ और भी कयास इन सब के बीच में लगाए जा रहे हैं। ऐश्वर्य, क्या जानकारी और निकल रही है? क्या सिर्फ फीडबैक के तौर पर देख लें या इसके मायने कुछ और हैं? देखिए, इसके मायने वाकई में कुछ और नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बैठक आज प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा के साथ हुई, उसको देखते हुए साफ तौर पर सूत्र बता रहे हैं कि आगामी चुनावों के बारे में एक बड़ी रणनीति भी तय हुई है। और साफ तौर पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार बात चल रही थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा, कौन कौन से नए नाम शामिल होंगे, जो 2 नामों की पुष्टि अभी तक हो चुकी है, जिसमें जतिन प्रसाद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस छोड़ के ज्वाइन किया है, उनका नाम शामिल होगा। साथ ही साथ AK शर्मा का नाम भी शामिल होगा, क्योंकि AK शर्मा प्रधानमंत्री के काफी नजदीक है और उनको वो मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि उनका नाम कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में आए, लेकिन इस दिल्ली दौरे के बाद अब ये 2 नाम बिल्कुल तय से माने जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इन दोनों नामों को भी शामिल किया जाएगा। जातीय समीकरण पर एक बड़ी चर्चा हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ हमेशा ठाकुर समुदाय को ज्यादा उनको वेटेज दे रहे हैं और ब्राह्मण समाज उनसे दूर होता जा रहा है। हालांकि अब क्योंकि जितिन प्रसाद और AK शर्मा का नाम सामने आया है, तो ये एक जातीय समीकरण को लेकर भी जेपी नड्डा के साथ खासतौर पर बिल्कुल ऐश्वर्य, चूंकि आपने जातीय समीकरण का जिक्र किया, इस पर भी मैं कुछ और बातें आपसे और कुछ और चर्चा जरूर करूंगा और ये भी जानने की जरा कोशिश करेंगे कि कुछ और नेताओं की भी मुलाकातें इन सब के बीच में गृह मंत्री के साथ हुई थी, उनके मायने क्या हैं। लेकिन कुछ और मेहमान है, मैं उनका रुख कर लेता हूं। केसी जैन जी, मुलाकात को सिर्फ फीडबैक के तौर पर हम लोग समझें या फिर हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जो बता रहे हैं कि इसके बहुत मायने हैं और 2 नाम तो उन्होंने बताए कि ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है तो उसके अंदर जगह बनाएंगे। केसी जैन जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि आयुष जी की ये योगी जी का जो संपर्क है, एक जो औपचारिक मुलाकात है, वो लगातार माननीय मोदी जी से मिलते रहे हैं। और वैसे भी आप देखिए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना, पार्टी के संगठन मंत्री से मिलना, राष्ट्रीय संगठन मंत्री से मिलना, और माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे भी हैं, तो ऐसे में इन लोगों से मुलाकात करना एक तो सामान्य सी प्रक्रिया है, लगातार ये भेंट करते रहे, कोई पहली मुलाकात योगी जी की नहीं। दूसरी बात यह है कि आपका जो कयास है वो भी गलत नहीं है, चूंकि जो 2022 का चुनाव है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जितना पार्टी के अंदर के लोगों को चिंता नहीं है कि क्या होगा, उससे कहीं ज्यादा चिंता विपक्ष के लोगों को सता रही है कि आगे क्या होने वाला है। और जो बात हुई कि AK शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, देखिए सामान्य प्रक्रिया है, शामिल किया जा सकता है। प्रसाद जी को भी शामिल किया जा सकता है। इसके पहले देखिए आप कि अगर रीता बहुगुणा जोशी पार्टी में आती है, चाहे कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, उनको सबका सम्मान होता है। इसी तरीके से आप समाजवादी पार्टी की देख लीजिए, जो संस्थापक रहे, चाहे अशोक
प्रधानमंत्री जी के लड़के नीरज शेखर जी रहे हों, चाहे संजय सेठ रहे हो, सबका सम्मान पार्टी में हुआ। तो अगर किसी ने कुछ सोच करके पार्टी को ज्वाइन किया है, पार्टी की विचारधारा के साथ उसका समर्थन है, तो पार्टी में उसका सम्मान है। लेकिन नहीं, बिल्कुल सही है, वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मसला है। केसी जैन जी, आप कुछ भी करें, आपकी पार्टी में शामिल खुद का अधिकार है। लेकिन केसी जैन जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बहुत समय से ये हो रहा था कि उनको हो सकता है मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिले, और अभी भी बहुत कुछ वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर इसको लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। लेकिन जितिन प्रसाद का अचानक से आना और यहां तक बात पहुंच जाना कि अब तो वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और उस बात से आप भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि हां, हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ऐसा देखने को मिले। यही बात तो विपक्ष बार बार कह रहा है कि अब आपको जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप उस बात पर मोहर लगा रहे हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कि हां, एक जो नाराजगी की बात विपक्ष बार बार करता, उस बात में कहीं बल मिल रहा है, इसलिए उसको साधने के लिए ये पूरी कवायद हम लोग देख पा रहे हैं। केसी जैन जी, मैं चाह रहा हूं रिएक्ट करें इस पर। आयुष, ऐसा बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई जात विशेष की, प्रधानमंत्री बने कौन जानता था प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने कौन जानता था मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पे वो पार्टी ये नहीं है कि कल्याण सिंह जी के बाद में कल्याण सिंह जी के बेटे राजी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा यहाँ पे निश्चित नहीं है, वो बने भी नहीं। तो ये पार्टी कोई परंपरागत नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी को अधिकार मिलते रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सबसे अलग है। और जो बात आप कह रहे हैं कि जातिगत, देखिए जातिगत का कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सबका सम्मान है, सबका साथ, सबका विकास की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है वही लेकर के भी चलती है। और क्या रीता बोगड़ा जोशी ब्राह्मण नहीं है? क्या इसका ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण नहीं है? तो और दिनेश शर्मा जी क्या ब्राह्मण नहीं है? तो सम्मान, नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं वही बात कहूंगा, ये आपका अपनी पार्टी का खुद का व्यक्तिगत अधिकार है, आप क्या करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं इसके साथ में जोड़ूंगा, फिर जितिन प्रसाद को कल ही अगर वो शामिल होते हैं और 3 दिन के बाद अगर वो मंत्रिमंडल के अंदर भी जगह बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं कि फिर जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में शामिल करने की पीछे की मंशा क्या थी। मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। राम प्रताप जी, लगातार आप देख रहे हैं बैठकों का और मुलाकातों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री चूंकि खुद पहुंचे हुए हैं दिल्ली में, मुलाकात उनकी वहां पर भी हो रही है, अभी राष्ट्रपति से होनी है, लेकिन 2022 कहीं ना कहीं टारगेट पर है, इस वजह से ये कवायद आप इसको देख पा रहे हैं या कुछ और नजर आ रहा है आपको? धन्यवाद आयुष जी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उत्तर प्रदेश की। ये बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं फुली इनसे एंडोर्स और एग्री करता हूं, लेकिन सरकार पे पूरे प्रदेश का हक है। जिस तरीके से वी हैव जस्ट कम आउट ऑफ द सेकेंड वेव और वी आर स्टिल कमिंग आउट ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, इस समय हमारी प्रायोरिटी, हमारे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी शुड बी वैक्सीनेशन। इलेक्शन 22 की अगर ये प्लान करेंगे तो शायद कहीं हमको 23 ना वेट करना पड़े। मैं बताता हूं कैसे। अभी हमारे गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2.15 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुके हैं डोजेस, और 4 लाख डोज पर डे का वैक्सीनेशन चल रहा है। हमें लगाने हैं 26 करोड़ डोजेस। अगर इस आज के रेट के हिसाब से हम चलेंगे तो फरवरी 23 में जाके हमारा प्रदेश जो है पूरी तरह वैक्सीनेट और सेफ हो पाएगा। दैट टू ओनली द एडल्ट पॉपुलेशन। ग्लोबली तो अब लोग 12 साल से 18 साल के बच्चों के भी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं थर्ड वेव को रोकने के लिए। तो यहाँ हमारी सरकार वैक्सीनेशन और थर्ड वेव और फोर्थ वेव कोरोना को बचाने के बजाय ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स में लगी हुई है, किसको कौन सा मंत्री पद देना है, किस जाति के व्यक्ति को कहाँ ऊंचे पद पे पहुंचाना है, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। केसी जैन जी, मैं चाह रहा हूँ रिएक्ट करें। देखिए आयुष जी, पहली बात तो ये है कि जब चुनाव आता है, चुनाव में हर पार्टियां बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। और अभी तक तो समाजवादी पार्टी के भी कई सारे बयान आए कि हमने कमर कस ली है, हम जीत रहे हैं। और अभी तक बात हो रही थी कि आपने क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत चुनाव क्यों लड़ा दिए। फिर ये भी कह रहे हैं सबसे ज्यादा हमारे लोग जीत करके आए, तो क्या आप चुनाव नहीं लड़े, क्या आप चुनाव में नहीं गए। रही बात तैयारी की कोरोना की, तो आदरणीय रामकृपाल जी ने जो प्रश्न किया, तो देखिए आप जब तुलना करेंगे बाकी स्टेटों से, बाकी प्रदेशों से जब आप तुलना करेंगे, तब आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें रही वहां पे किस तरीके से काम हुआ, और जहां पे सरकारें नहीं है वहां पे किस तरीके से लापरवाही हुई, और किस तरीके से जो वैक्सीन है उनको बर्बाद किया गया। आप देखिए राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा डोजेस बर्बाद की गई, पंजाब में इसी तरीके से 5 लाख से ज्यादा डोजेस बर्बाद की गई, महाराष्ट्र में तो आंकड़ा ही पार हो गया, 20 लाख से ज्यादा डोजेस बर्बाद की गई। तो ये डोज क्यों बर्बाद हो रही है, इस पर भी प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वैक्सीनेशन की बात हो रही है,
दूसरी जहाँ एक वैक्सीन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ इस तरह के प्रश्न उठते थे कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है, वहाँ पे ये भी रिपोर्ट आ रही लगातार। और जो है जो चैनल्स वहाँ पे पहुंचे उन्होंने दिखाया भी कि किस तरीके से जमीन में भी वैक्सीन गाड़ दी गई, बर्बाद की गई। तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है कि तैयारी अच्छी नहीं है, काम अच्छा नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कि 24 करोड़ की आबादी है, उसके बाद में किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने मैनेज किया कि आज लॉकडाउन भी खुल गया है और पर डे 1000 से कम केसेस भी आ रहे हैं। तो ऐसे में जो चीजें सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार ने उसका निर्वाह ठीक है, सरकार की जो जिम्मेदारी वो भी कर रही है और पार्टी की अपनी जो जिम्मेदारी शायद उसी की कवायद 2022 से जुड़ी हुई दिख रही है। और ये इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि बैठकों और मुलाकातों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। ऐश्वर्या, चूंकि जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है, इस बात को पार्टी प्रवक्ता तो सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और कोई पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती है, ऑन कैमरा भले ही ना इस बात को स्वीकारें। अनुप्रिया पटेल का मिलना, निषाद पार्टी का मुलाकात करना गृह मंत्री के साथ के बाद लखनऊ के अंदर बहुत विस्तृत चर्चा इन सारी चीजों की हुई है। छोटे छोटे दल खासतौर से जिनका एक सेट हुई ना कहीं उसके सहारे, और वो जो रणनीति बनी है उस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से अब उसको एग्जीक्यूट करने की ओर बढ़ते हुए कहीं दिख रहे हैं। क्या एक ब्रॉडर वे में हम इस पिक्चर को इस तरीके से समझें? देखिए, कहीं ना कहीं गतिरोध जरूर सामने आ रहा था जब कई नामों की चर्चा हो रही थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि ये नाम मंत्रिमंडल में आए, लेकिन उन प्रयास लगातार किया जा रहा था। गौरतलब है कि बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम एमएलए तमाम लिया कोविड मैनेजमेंट की बारी, किस तरीके से तमाम बातों को दिल्ली लाकर रखा गया और अध्यक्ष के सामने, पार्टी अध्यक्ष के सामने और अमित शाह बातों को लाया गया। इस फैसला लिया गया कि जो छोटे के जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे दोबारा लाना होगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं अब जो यूपी के जो पंचायत डिबैकल देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी को, उसको किस तरीके से एक पर देखते हैं, क्योंकि लगातार संघ की तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस पहुंचे थे हाईकमांड को कि क्या कुछ बदलाव देश के अंदर चाहिए, जो 2022 में एक बड़ा बदलाव तौर पर देखना होगा। और उसका जो 2022 के चुनाव है उसके लिए निर्णय आज ही करना होगा। और इसी वजह से जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, सूत्रों के मुताबिक ये मालूम पड़ता है कि जाते ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभव है और कई नामों में बदलाव भी आ सकते हैं। और इसी के लिए छोटे छोटे दलों से भी अब गृह मंत्री की मुलाकात और उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को लेकर आने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई है। कल की अमित शाह की बड़ी बैठक में ये सामने भी निकल के आया कि 2022 के चुनावों को योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, उन्हीं के लीडरशिप में लड़ा जाएगा और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी 2022 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जीत पाएगी। नहीं, लेकिन ऐश्वर्या, क्या इसको हम लोग इस तरीके से समझे, चूंकि अभी यहाँ पर इस चर्चा में भी इस बात का जिक्र हुआ और आपने भी उस बात को कहा ऐश्वर्या, खासतौर से जब हम लोगों ने देखा कि जो जिला पंचायत वाले जो चुनाव हुए उसके अंदर जो नुकसान है, खासतौर से अगर हम लोग वेस्टर्न यूपी में देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीजेपी को हुआ है और वेस्टर्न यूपी के अंदर अभी भी चूंकि किसान आंदोलन का जो थोड़ा इम्पैक्ट है वो है। क्या कहीं ना कहीं इसलिए ईस्टर्न यूपी के अंदर वो तमाम जातिगत समीकरणों को साधने की ये पूरी एक कवायद नजर आ रही है, चूंकि फोकस करना होगा अगर आपको कहीं से नुकसान हो रहा है, और इसलिए ये रिफ्लेक्शंस जो मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल होगा उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है? ऐश्वर्या, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो लगातार जो एमएलएज हैं, जो मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम ब्राह्मण समाज से कहीं ना कहीं पीछे, हम उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं और उनको साथ में नहीं लेके आ रहे हैं। और इसीलिए ईस्टर्न यूपी की बात की जाए, अगर पूर्वांचल के एरिया की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसे कई कम्युनिटीज़ हैं जो अब योगी आदित्यनाथ को बैक नहीं कर रही हैं, लेकिन साफ तौर पर उनको एक साथ एक पटल पे लाने के लिए अब ये तमाम कवायदें लगाई जा रही है कि अब ऐसे चुने हुए लोगों को भी मंत्रिमंडल में लाना होगा। और जितिन प्रसाद और अरविंद शर्मा का नाम इसीलिए सामने आ रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचना चाहते हैं और मंत्रिमंडल में उनको भी जगह देना चाहते हैं।
अब ये समय है, कल साफ तौर पर, और ये जो बैठकें चल रही है उसमें साफ तौर पर कह दिया है कि अब जाते ही, उत्तर प्रदेश पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ को इन तमाम बातों पर काम करना होगा, और मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो इन तमाम लोगों को एक साथ लेकर आना होगा, तभी 2022 का रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि साफ तौर पर जो विपक्षी दल है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, उन्होंने कोविड काल में बहुत घोर निंदा करी है योगी आदित्यनाथ की, जो साफ तौर पर पंचायत पोल्स में भी उनका नतीजा दिखा, और किसान आंदोलन जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भारी चल रहा है, किसान नेताओं ने भी साफ तौर पर कहा है कि जब चुनाव आएंगे तो वो उन जगहों पर जाएंगे जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात की जा रही है, और उस पर काम करने के लिए भी अब योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो तमाम मंत्रियों को कार्यभार सौंपने की तैयारी है। राम प्रताप जी, चूंकि आपने कहा कि इनका फोकस होना चाहिए अभी कोरोना की जो थर्ड वेव है उससे हम कैसे निपटें और उन तैयारियों के ऊपर, लेकिन इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, आप भी डिनाई नहीं करेंगे, चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी। ये अगर अपना गुणागणित सेट करने में लगे हैं, या फिर ये अगर ये चाह रहे हैं कि इसको मजबूती से हम किसी ना किसी तरीके से एग्जीक्यूट कर लें या इंप्लीमेंट करें इसको आकर के, तो आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को भी कम से कम एक विपक्षी होने के नाते, अगर आप कहते हैं कि जनता की सेवा आपको करनी है, तो आपको भी पैरेलल इनके तैयार होना पड़ेगा? ये तैयारियां कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि 2022 में जब चुनाव हो तो? राम प्रताप सिंह जी, इसको ऐसे क्यों नहीं देख रहे हैं आप? आयुष जी, मैं यहाँ कहूँगा एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी, एज समाजवादी पार्टी, मेरा सरकार और बीजेपी से एक हक बनता है ये जवाब मांगना कि प्रदेश में जो ये कोरोना काल में जो प्रॉब्लम हुई, हम आज भी गंगा में बहती हुई लाशों को नहीं भूल पाए। मिसमैनेजमेंट हुआ, मांगनी पड़ी, और उसके बाद बेड नहीं मिले, लोग मर गए, लोग गाड़ियों में वेट करते करते मर गए, ये जनता नहीं भूली है। और आज एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन में फिर ये बात कहता हूँ कि अगर ये बैठक और ये जो है क्या कहते हैं आपका कैबिनेट एक्सपेंशन इस बात के लिए हो रहा होता कि हम विश्व के कुछ गिने चुने कोरोना और वो हमारे प्रदेश को जो है ये लड़ाई जो पूरा विश्व लड़ रहा है उसके लिए उत्तर प्रदेश भी उतना ही जिम्मेदार है, और हम उस लड़के उसे जीतेंगे, बजाय इसके कि ये 2022 के चुनाव की तैयारी चल रही है। वो एक पार्टी का काम है, वो अलग से हो सकता है, लेकिन सरकार को तो जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के लिए काम करे। जब तक सरकार में 2022 में जब हम सरकार बनाएंगे तो हम, लेकिन राम प्रताप जी अगर ये ऐसा करेंगे तो आपके पास क्या मुद्दा होगा? 2 महीने में ये तो अच्छी बात है, चलिए इनका फोक नहीं है राम प्रताप जी, ये तो आप गिनाते भी तो चुनाव जीतने के लिए क्या समाजवादी पार्टी के तौर पर आप ये कहेंगे कि ये सारे समीकरण या फिर इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, सिर्फ कोरोना और मिसमैनेजमेंट पर आप ये पूरा चुनाव लड़ जाएंगे? हम किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं, और जिस किसान आंदोलन की आपने बात करी है, मैंने हमेशा कहा है फार्मिंग इज आवर डीएनए से। उनकी समस्याओं और इन काले बिलों के खिलाफ हम उनमें अवेयरनेस फैला रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा आपने पंचायत इलेक्शन में देखा। उसमें आप देखेंगे कि हम मुद्दों के साथ खड़े हुए हैं, हम जातीय समीकरण के साथ नहीं है। हम जो है चाहते हैं कि पहले भी हमारी जब सरकार रही तो हमने विकास करके दिखाया, हमारी गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबल विजन था। अब पिछले 4 साल से 5 साल से हमारे नहीं राम प्रताप जी देखिए, ये तो बिल्कुल वैसे डिनायल है ना, जैसे अभी यहाँ पर केसी जैन जी डिनाई करेंगे कि नहीं हमारा जातिगत समीकरण से कोई लेना देना नहीं है, हम तो भाई सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन डिनाई इससे मत करिए, स्वीकार भले ही मत करिए लेकिन डिनाई भी मत करिए। परशुराम की मूर्ति लगाने की बात तो आपके ही एक बड़े नेता की तरफ से कही गई, और वो आदमकद प्रतिमा लगाने वाले आप, वो किस लिहाज से लगाई जा रही थी? अगर सम्मान देना था तो आपकी जब सरकार थी उस समय भी लग सकती थी, वो भी तो एक लंबी बहस है ना। लेकिन ये समीकरण साधने की कोशिश सबकी होती है। ये बात अलग है कि आप कहें कि आपके मुद्दे ये हैं, आप जातिगत समीकरण में नहीं फंसते राम प्रताप सिंह जी, लेकिन इससे इनकार मत करिए। नहीं, मैं अब आगे का एजेंडा अगर मैं 2022 का आप करना चाहेंगे और समाजवादी पार्टी क्या करना चाहेगी, तो हमारा मुद्दा जो है, जो विकास का मुद्दा रहा है, हम उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे जो हमने डिलीवरी की है 5 साल में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, सोशल वेलफेयर हो या एजुकेशन हो। इस सेक्टर में मैं बीजेपी को चैलेंज करूंगा और ओपन डिस्कशन के लिए कि वो बताएं कि उनकी सरकार ने अब 4.5 साल में क्या किया। विजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, मुझे ये बताएं, चूंकि केसी जैन जी भी कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, राम प्रताप सिंह जी भी कह रहे हैं कि नहीं हम इस मुद्दे पे नहीं, हमारे मुद्दे वाले उस मुद्दे को भी गिना रहे थे, फिर ये कवायद हम लोग क्यों देख पा रहे हैं? जब जातिगत समीकरण साधना ही नहीं है तो ये बैठक मीटिंग का ये जो दौर हम लोग देख रहे हैं, जो मुलाकातों का दौर लखनऊ से शुरू होकर के दिल्ली तक आ गया है, इनके पीछे जातिगत फैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं? इसको डिनायल मोड है क्या है असल में? क्यों हम लोग इसको किस तरीके से देखें और वजह क्या समझ में आ रही है? क्योंकि यहां तो डिनाई हो रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए आयुष, होता ही क्या है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो एक कहावत की तरह होती है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, यानी भाषण देना होता है, आदर्श की बातें करनी होती हैं, आचार संहिता की बात होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे उन्हें सार्वजनिक मंचों पर कहना पड़ता है और ये उनकी मजबूरी होती है कि अगर इस तरह की डिबेट में वो बैठे हुए हैं तो इस तरह की बात को वो कहें और अपनी इस बात से डिनाई कि वो जातिगत समीकरण को नहीं देखते हैं। उनका सबसे इस बात का होता है कि वो इस बात पर फोकस करें कि भाई वो मानवता के लिए काम करते हैं, गरीब आदमी के लिए काम करते हैं, आखिरी आदमी के लिए काम करते हैं, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो। जैसे ही इनकी सरकार बनती है, जातिगत समीकरण इनकी सरकार बनने के बाद से ही दिखने लगती है। मैं बसपा या कांग्रेस की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके प्रवक्ता यहां पर नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी और भाजपा की बता चीजें, उनके जातिगत समीकरण न सिर्फ वो नीति में साथे थे बल्कि शासन सत्ता में भी उनके जातिगत समीकरण दिखते थे, जिसको हम लोग खबर में भी दिखाते थे किस तरह सिर्फ एक समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। ठीक वैसा ही यहां पर योगी सरकार में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर भी जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं और एक ही जात के काफी ज्यादा संख्या के लोग शासन वगैरह में भी और संगठन में भी प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे हैं या इस समय किया जा रहा है। तो जातिगत समीकरण मिलता है और सभी राजनीतिक पार्टियां जिनके अपने मुखिया के साथ में मिलकर के इस पूरे जातिगत समीकरण को साधते हैं और बाकायदा अगर ऐसा ना हो तो वोट प्रतिशत में यह बिल्कुल देखा जाए कि 27% अनुसूचित जाति जनजाति का है, 12% ब्राह्मणों का है, 3% राजभर का है। तो ये सारे जल का नेता को टिकट दिया जाता है और उसी के अनुसार वहां पर किसी को अपने पक्ष में पाले में किया जाता है, फिर किसी को अब दूसरे के पाले से खींचा जाता है और वही चीज इस समय भाजपा करती हुई नजर आ रही है। अगर जितिन प्रसाद को यहां पर लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ मानव सेवा के लिए यहां पर नहीं आए हैं, भले वो ये कहते हुए नजर आए कि यहां पर उन्हें ये दिख रहा था कि काफी लंबे समय से वो सेवा नहीं कर पा रहे। जब थी तो आपको केंद्र मंडल में जगह दी थी और जब सरकार नहीं है और पार्टियों से टूट करके आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कैबिनेट में उन्हें जगह मिली हुई है, विधान परिषद में राज्यसभा उन्हें भेजा गया है या फिर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है या फिर संगठन में कहीं ऊंचा स्थान उनको दिया गया है, चाहे जिस पार्टी से टूट करके इस समय भाजपा में आए हो। और यही देखने को मिलता है समाजवादी पार्टी में भी अगर कहीं से कोई टूट करके आता है तो बाकी सीटें आप जैसे मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, तो वो जाहिर है कि वो कहना जनता के बीच में एक अलग चीज होती है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो अभी हाल ही में सारी चीजें जो है वो देखने को मिली थी किस तरह से सिर्फ घर के अंदर ही काफी बड़ा विवाद हो गया था, सिर्फ सत्ता को पाने के लिए, संघ वर्चस्व बनाए रखने के लिए। तो वो चीजें बड़ी नॉर्मल चीज है। ये बन रही है कि राजभर को बनाने की पूरी कोशिश हो रही है कि कम से कम जो बची हुई सीटें हैं, क्योंकि 100 सीटें जरूर उनके ऊपर है, 225 सीटों में जरूर यहाँ पर किसी तरह जोड़ तोड़ है। ब्राह्मण के 12 में जाते तो इस बार को हासिल है और तो ये बिल्कुल तय है कि किस पक्ष पे कौन सा वोट गिरना है और किस पक्ष को अपने पक्ष में लाना है। और यही वजह है कि इस समय इनके लिए कयावत की जा रही है और उस तरह से संतुष्ट पटेल को इस समय केंद्र दी जा रही है, उनके पति को दे ही दिया गया है। संजय निषाद का वादा जो है वो पूरा किया जाएगा। एक उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में बताएं, चूंकि ये बात कहिए कि सारी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें दिख गया और वेस्टर्न यूपी के अंदर जो स्थिति है कि आप लोग अभी इस चीजों को देखिए आयुष जी, जब 2000 जी 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 क्या जी देखिए हमने जो काम किए हैं वो काम लेकर के अब जनता के बीच में जाएंगे। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आपने काम क्या किया है, आप जातिगत आंकड़े साध रहे हैं। इसका क्या है, इसका जो इसके पहले 8 सीटों पे उपचुनाव वो भी दिखाई दिए, वो तो अभी जल्दी चुनाव हुए थे, 8 में से 7 जनता पार्टी ने जीती। बात ये कि कितने एयरपोर्ट थे आपके समय में, आज कितने एयरपोर्ट है, कितने गाँव में बिजली जाती थी, कितने शहरों में बिजली जाती थी, 5 जिलों में बिजली जाती थी। लेकिन बहुत से बातें आपने इन सबके बीच 2019 बीच में 2017 इन सब के बीच में एक तो कोरोना एक बहुत बड़ा इशू बना है। इससे आप ये कि किसान आंदोलन इस ब्रॉडर वे में पहुंचा इतने बड़े परिदृश्य में हो जाएगा, ये भी शायद आपके आकलन से बाहर का रहा होगा। और अगर नहीं था तो फिर वेस्टर्न यूपी में आपकी स्थिति ऐसी क्यों हुई, इसका भी साथ में आकलन करिएगा। क्या ये 2 बड़ी चुनौतियां तो कम से कम देख पा रहे हैं ना आप लोग, और अगर ये चैलेंजेस के तौर पर हैं आपके सामने तो हम क्यों ना माने कि आप लोग जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इससे क्यों डिनाई कर रहे हैं आप लोग। कोई पार्टी नहीं कर सकती है, सबको पता है। आयुष जी देखिए, जो जातियों की जो सच्चाई है वो तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं आयुष जी कि पहले भी हमने कहा कि हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और जो 2022 का इलेक्शन है उसमें भी अपने काम के आधार पर जा रहे हैं, जनता के बीच में अपने कामों को रखेंगे और जनता उस पर निर्णय लेगी। जनता जो है, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत है, जनता तय करती है कि कौन सत्ता में बैठेगा, कौन सत्ता से बाहर होगा। लेकिन हमने जिस प्रकार से नोटबंदी आपको इसीलिए गिनाया कि नोट बनाया कांग्रेस ने, विपक्ष सारा एक हो गया और पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और इस बार तो उनके साथ जो है शिवपाल जी भी नहीं है। शिवपाल जी अपने कैंडिडेट लाएंगे तो किस आधार पर लगे, कौन सा वोटर उनके पास वोट देगा। लेकिन हम तो काम बता रहे हैं आपको, जो आपने किसानों का मुद्दा उठाया,
किसानों को जो सम्मान निधि हम दे रहे हैं 6,000 रुपए अकाउंट में जा रहा है। पहले इस तरीके से जो पैसा जाता भी था, 6,000 अगर पहले कांग्रेस की सरकार होती भेजती तो किसानों को 1,000 मिलता, 5,000 इनके मंत्री मिनिस्टर खा जाते। लेकिन आज 6,000 जी, ये तो आप लगातार दे रहे हैं, ये तो किसान आंदोलन से पहले भी आप कर रहे थे। लेकिन मुझे बताइए ना, वेस्टर्न यूपी में क्यों हार गए आप लोग, क्यों इतनी बुरी गति हुई? और ये तो पंचायत के चुनाव थे ना। नहीं, देखिए पंचायत के चुनाव पहली बात तो अलग मुद्दों पे होते हैं, पीछे उस पर क्षेत्रीय मुद्दे काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि तमाम सारे लोग, अभी पंचायत चुनाव का मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने हैं और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने। इसका रिजल्ट आ जाएगा तो आकलन हो जाएगा किस पार्टी के लोग ज्यादा जीते। जितने भी ये निर्दल हैं, जिन्होंने अपने आप को निर्दल बता रखा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, कहीं कहीं पे निर्णय गलत हुआ, कहीं कहीं पे हम टिकट सही व्यक्ति को नहीं दे पाए, आकलन हमारा गलत हुआ और उसके वजह से वो जो निर्दलीय था वो भी जीता है वहां पर इस चीज को। और तमाम सारे हमारे ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। क्यों? चले केसी जैन जी, एक बहुत सीधा सा सवाल पूछ लेता हूं आपसे, ठीक है ये इधर उधर की बातें होती रहेंगी, मुझे बताइए जो 12% है, क्या उस पर फोकस है कहीं ना कहीं? क्योंकि इसको तो मान के आप लोग चलते हैं कि ये आपका ही कोर वोट बैंक है, लेकिन इस बार नाराजगी की बातें हैं। जितिन प्रसाद को इतनी जल्दी मंत्रिमंडल के अंदर जगह दे देना, या वहां की बातें होने लग जाना, या वो सुगबुगाहट होना, क्या इस ओर इशारा है कि समझ में आ रहा है कि वो नाराजगी है, शायद अब दिख रही है? कि आयुष जी, अगर जितिन प्रसाद जी नहीं आते, मान लीजिए वो तो कांग्रेस से आए हुए हैं ना, तो क्या पार्टी चुनाव नहीं लड़ती? क्या पार्टी के पास ब्राह्मण चेहरे नहीं है? क्या पार्टी ने ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया? क्या तो नाराजगी क्यों है? सम्मान दिया तो जब हम पहले से सम्मान देते आ रहे हैं, नाराजगी क्यों है केसी जैन जी? सवाल इस बात का है, नाराजगी की बात क्यों उठती रही? आपके अपने खुद के नेताओं की तरफ से इस तरीके की बातें कही गई, पत्र लिखे गए। नहीं, देखिए आयुष जी, पहली बात तो ये तो एक अच्छी बात है कि पार्टी में कम से कम हर कोई मुखर होकर के अपनी बात को रख सकता है। आप देखिए ब्रजेश पाठक जी स्वयं ब्राह्मण है, लेकिन अगर कोरोना काल में उनको लगा कि उनके क्षेत्र में लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बारे में भी सवाल पूछिए इनसे। हाँ, ये अच्छा याद दिलाया केसी जैन जी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कहाँ हैं आजकल? देखिए बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, कोई एक लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे क्या उनसे भी बड़े ब्राह्मण नेता हैं जितिन प्रसाद जी? उनका कोई वक्तव्य आया क्या? देखिए अगर पार्टी का कोई, हम वही कह रहे हैं, आप तो ये भी पूछेंगे राजवीर कहाँ पर है, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर कहाँ, आप ये भी पूछेंगे। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे यहाँ के, उनके बेटे राजवीर क्या हुआ? नहीं, अरे केसी जैन जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी कितना बड़ा चेहरा है, इसलिए उससे जुड़ा हुआ यह सवाल है, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी किसी परिचय के मोहताज नहीं है ना, और इतना बड़ा चेहरा, चूंकि जिक्र यहाँ पर ब्राह्मण का हो रहा है, 12% वोट बैंक का हो रहा है, वो कहाँ है? बड़े चेहरे का जिक्र हुआ, इसलिए ये बात। 4 साल गुजर गए और अब आखिरी समय में, केसी जैन जी जवाब दे दें, आखिरी साल में जितिन प्रसाद को आप ला रहे हैं, परिषद के जरिए से आप भेजने की कोशिश करेंगे सदन में। 4 साल आपके पास समय था ना, लेकिन वाजपेयी जी को तो आपने एकदम साइडलाइन किया। कारण ये था कि कहीं ना कहीं अन्य नेता उनके चेहरे के सामने दब रहे थे। देखिए उत्तर प्रदेश में और आकलन की बात जो आप कह रहे हैं कि आकलन गलत रहा, तो आप सीधा प्रदेश अध्यक्ष पर अपने सवाल खड़ा कर रहे हैं, स्वतंत्र देव पर, कि भाई बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष आकलन ही नहीं कर पाए कि किस अच्छे कैंडिडेट को यहां पर चुनावी टिकट देना है। तो ये भी गड़बड़ी तो आपके संगठन का ही है, आपके पदाधिकारियों का ही है। जी मेरी बात सुन लीजिए, अब आपका सवाल आगे, मेरा जवाब सुनिए, जवाब मैं दूंगा आप। देखिए क्षेत्रीय हमारे जो कार्यकर्ता है उनका आकलन होता है क्षेत्रीय चुनावों में, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जो हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो निर्णय लेते हैं क्षेत्र पंचायत चुनाव में, उसका उनके आकलन पे, उनकी रिपोर्ट कार्ड पे टिकट दिया जाता है। इसलिए ये कहना प्रदेश अध्यक्ष जी का आकलन गलत है, ये गलत बात है। दूसरी बात ये कि आपने जो सवाल उठाया कि लक्ष्मीकांत जी कहा, तो लक्ष्मीकांत जी हमारे बड़े भाई की तरीके से बड़ा सम्मान मैं करता हूँ, लेकिन उनको पहचान दी, पहचान तो पार्टी ने दी। चलिए केसी जैन जी, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि आप थोड़ा और अच्छा आकलन करेंगे। राम प्रताप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में मैं ये भी एक जरूर सवाल जोड़ूंगा, आप अपनी बात को रखिएगा। तो डाल में पात वाली स्थिति क्यों होती है हर बार? और बाद में मत कहिएगा कि इन्होंने भ्रमित कर दिया जनता को। भाई चुनाव की तैयारी में तो लग गए, आप कहते रहिए कि हम इस मुद्दे पर लड़ेंगे या इनका फोकस इस पर होना चाहिए, मैनेजमेंट तो करना शुरू ही कर देते हैं ये लोग। राम प्रताप जी अपनी बात भी रखिए, और ये डाल पात वाली स्थिति ना हो जाए कहीं 22 में। जी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक बार गलती करके अगर वो गलती को दोबारा दोहराए तो ये समझिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी का स्टॉक जो है डाउन जाने वाला है। कांग्रेस ने हमने देखा पिछले 6-7 इलेक्शंस में क्या किया और कैसे कैसे करके उनकी स्थिति आज ऑलमोस्ट जीरो पे पहुंच गई है कि वो
एक नेशनल पार्टी भी शायद उनका स्टेटस ना बचे। बीजेपी जो है अपनी ही गलतियों से नहीं सीख रही है। अभी वेस्ट बंगाल में इन्होंने क्या किया, वेस्ट के तहत अपने साथ जोड़ लिया, सब लोग आ गए, उसके बाद चुनाव का नतीजा आपने देखा क्या हुआ। अब आज एज वी स्पीक शायद मुकुल हैं वापस टीएमसी में जा रहे हैं। सो दिस एज अ स्ट्रेटेजी वेयर कि आप दूसरी पार्टी के नेताओं को प्रलोभन या प्रेशर किसी भी प्रकार का डाल के अपने साथ जोड़ें, वो इनके लिए फेल हो गया। वेस्ट बंगाल का रिजल्ट देख लिया। अब ये उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को कांग्रेस से ला रहे हैं, कल को किसी और को कहीं से लाएंगे। तो ये एक चीज ये दर्शाता है कि नहीं, लेकिन राम प्रताप जी देखिए, अभी तो चुनावी बयार शुरू हो रही है ना। अभी आप ये कैसे कह सकते हैं, एक तो दबाव डाल करके लाना, ये तो जितिन प्रसाद बताएंगे, और दबाव डाल करके वो क्यों लाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं आएगा? अगर वो आएगा तो फिर उस दिन चर्चा में मैं आपसे पूछूंगा दबाव डाला जी। मैंने तो मौसम शुरू हुआ है ना, ये तो होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो तो तैयारियों में लग गए, और आप अभी कह रहे थे कि आप जातिगत समीकरण या इन सारी चीजों से परे हैं, आपके पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आप भी अंदर ही अंदर तो जानते हैं ना कि ये बहुत इंपैक्ट करता है। और आप लोगों की पार्टी के साथ भी एक जाति विशेष का बड़ा लंबा समय से जुड़ा रहा, और अभी भी विजय भी वही बात बता रहे थे। जब तैयारियों की चर्चा हो रही तो समाजवादी पार्टी का आकलन उस आधार पर करिए ना। क्या उस मुद्दे के आधार पर आप जीत जाएंगे जिनको आप गिना रहे थे, या कहीं साधने की कोशिश आप लोग भी करेंगे जिनको ये कर रहे हैं? आयुष जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस किसान आंदोलन के साथ हम लोग जुड़े हुए, किसान की क्या कोई जाति होती है? किसान क्या हिंदू मुसलमान होता है, या किसान ब्राह्मण और क्षत्रिय या कुछ और होता है? तो ये कहना कि जातीय समीकरण पे, देखिए आप पढ़े लिखे हैं और ये कहने वाली बात है, और आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जातिगत समीकरण को आप नकार नहीं सकते हैं। किसान किसान होता है, लेकिन जब वो वोट डालने जाता है तो जातिगत समीकरण बहुत उसमें काम करते हैं, और इसीलिए पार्टियों का फोकस उसके ऊपर होता है। आयुष जी, जब वोट डालता है तो वो जातियों में बट जाता है। आंदोलन हो रहा है, किसान किसान हो सकता है, उससे मैं इनकार नहीं करता हूं। राम प्रताप जी जी, नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मुद्दा है। ये नॉर्मल आंदोलन की तरह नहीं है कि किसी छोटी बात पे आंदोलन हुआ और उसका सोल्यूशन निकल गया। इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे प्रदेश और देश के किसान किसी एक कानून के खिलाफ एक साथ संगठित हो रहे हैं और होने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी अब, सुनिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी अब किसान के साथ के मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ेगी। किसान किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बीजेपी जाति राजनीति करती है, करती रहे, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। हम अपने विकास के मुद्दे पे, अपने किसान भाइयों के मुद्दे पे, अपने हेल्थ मैनेजमेंट के मुद्दे पे चुनाव में जाएंगे। नहीं, राम प्रताप जी आप बिल्कुल उसी तरह मुद्दे पर लड़ेंगे जैसे केसी जैन जी सबका साथ सबका विकास के साथ लड़ेंगे। विजय क्या कहना चाहते हैं? जैन जी देखिए, इनका तो ये क्या कहते हैं और करते में बड़ा डिफरेंस। विजय क्या लग रहा है कि अभी भी खासतौर से, क्योंकि अब समय तो 1 साल का ही सिर्फ बचा हुआ है, लेकिन अगर अभी भी ये साधने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका वो नतीजा मिलेगा जो इम्पैक्ट आपको लगता है कि अगर थोड़ा पहले हो जाता, या जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जो मुखर होकर के आवाजें बीच बीच में उठाते रहे उसी समय साध दिया जाता, तो शायद आज इतने बड़े चैलेंज नहीं होते। विजय देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की अगर राजनीतिक जमीन की हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि प्रेजेंट टाइम पे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो जमीन है वो बिल्कुल खाली नजर आ रही है। ये जरूर है कि भाजपा के लिए भी स्थिति मुश्किल जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का भी जो चेहरा है वो मुखर होकर के सामने नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं बातों पर विपक्ष जो है वो अपने ही फंदे में फंसता हुआ नजर आता है। हाल ही में 1-2 घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। हाल ही में जब यहाँ महोबा और बांदा की घटना हुई थी, जिसको लेकर के प्रियंका गांधी का एक ट्वीट हुआ था जिसमें नाबालिग लड़की निकली, यानी जो एक जानकारी, जो एक जमीनी स्तर की जानकारी ना होने पर सीधा गूगल बॉय बने हुए हैं लोग, यानी अपने ऐसे सलाहकारों को रखे हुए हैं जो सिर्फ गूगल के जरिए से खबर को निकालते हैं और एक बड़े नेता से ट्वीट करवा देते हैं। अखिलेश यादव के ट्वीट को ले लीजिए, भाजपा वैक्सीन को लेकर के काफी ज्यादा प्रसारित हुए थे, जिसका जनता ने भी नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि फिर उन्हें बैक टू पवेलियन होना पड़ा और फिर भाजपा वैक्सीन को उन्होंने अपने बयान में बदल करके उसे इंडियन गवर्नमेंट्स का वैक्सीन उन्होंने कहा था। तो
ये चीजें थोड़ा सा गड़बड़ है कि अभी भी जमीनी स्तर पर ये लोग नहीं उतर रहे हैं। यानी इन्हें सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल का लेना चाहिए, ममता बनर्जी का, जो शुरू से ही जमीन पर दिखी थी, सड़क पर दिखी थी, रोड पर दिखी थी। इतने भीषण कहा जा सकता है कि भाजपा ने वहां पर अपनी बम्पर तैयारी की थी, अपने सभी बड़े चेहरों को वहां पर उतारा था, हर घर तक भाजपा वहां पहुंची थी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी वहां पर चुनाव लड़ी, वहां पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो गूगल बॉय ही हैं। चाहे मायावती को देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव को देख लीजिए, चाहे प्रियंका गांधी को देख लीजिए। हालात यह है कि वो अपने घर से ही सारे आकलन को करते हैं, उन्हें जमीन तक या उस घटना स्थल तक पहुंचना नहीं होता है। कार्यकर्ता छोटे छोटे कुछ न कुछ इधर उधर आंदोलन जरूर करते रहते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर कोई बड़ा चेहरा उनके साथ में नहीं नजर आता है तो कहीं ना कहीं वो चीजें वहीं तक होकर के खत्म हो जाती हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की इस समय राजनीतिक जमीन जरूर खाली है, लेकिन उस पर न तो सत्ता पक्ष काबिज दिखाई दे रहा है और न ही विपक्ष काबिज दिखाई दे रहा है। और अगर इसी तरह जमीन खाली रही तो आगे आने वाला नतीजा यही कहा जा सकता है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं यहां पर वही चीजें फिर से दिखाई देनी शुरू हो सकती हैं कि आखिरी समय पर ही पता चलेगा कि बाजी कौन मारेगा। लेकिन जाहिर है कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी, चाहे कोविड कॉल में हो, चाहे यहां पर जिस तरह से कई सारे मामले हुए थे अलीगढ़ में, जिस तरह से करीब 108 लोगों की मौत हो गई थी, या फिर जहरीली शराब के अलावा और भी जो घटनाएं आपराधिक हो रही हैं, उस पर जो चीजें विपक्षी दल को करना चाहिए था वो बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। और यही वजह है कि अपने ही बयानों में विपक्षी दल फंसते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा यानी मौजूदा सरकार जो है वो इन्हीं गलियारों में इन्हें घुमाती रहती है। और यही स्थिति इसमें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बाकायदा साफ नजर आ रही है। केसी जैन जी, अभी हमारे समाजवादी साथी ने कहा किसान किसान, बिल्कुल सही बात है। किसान किसान होता है, उसकी कोई जात नहीं होती, वो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता। अगर हम 2000 रुपए अकाउंट में भेज रहे हैं तो क्या हिंदू मुसलमान देख करके भेज रहे हैं? आप लगातार सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। और फिर आपने जितने मुद्दे चुने सारे के सारे मुद्दे आपके फेल साबित हुए। आपने सीए का विरोध किया, वो मुद्दा फेल साबित हुआ, पूरा राष्ट्र हमारे साथ में खड़ा हुआ था। आपने धारा 370 का जम्मू कश्मीर में विरोध किया कि नहीं हटनी चाहिए, पूरा राष्ट्र हमारे साथ में खड़ा हुआ है। आपने राम मंदिर का विरोध किया, पूरा राष्ट्र हमारे साथ में खड़ा हुआ है। और उसके बाद में आप कहते हैं कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे। अरे आप जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जिसको पूरे राष्ट्र की जनता चाहती है होना चाहिए, उस काम में आप बाधा क्यों डालते हैं? उस काम में तो कम से कम आपको साथ में खड़ा होना चाहिए। अगर धारा 370 से 2 राष्ट्र जैसी स्थितियां जम्मू कश्मीर और भारत देश में थी, अगर उसको समाप्त किया गया तो आपको साथ में आना चाहिए। राम मंदिर मुद्दे पे आपको साथ में आना चाहिए। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनता तो कहाँ बनता, आज बन रहा है। तो जो तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे लगातार विपक्ष फेल होता रहा है। और अगर मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होती है, अगर अतीक अहमद पे कार्रवाई होती है तो क्या संप्रदाय? तो केसी जैन जी, मतलब आप ये नकार देंगे कि कम से कम कोरोना और किसान ये 2 मुद्दे हैं ही नहीं आपकी नजर में और इससे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं, विपक्ष भले ही कुछ भी कहता रहे। तो सवाल इस बात का है फिर जितिन प्रसाद को और ए.के. जैन को मंत्रिमंडल में शामिल करने की आखिर क्या मजबूरी? देखिए तमाम सारे लोग पार्टी के बाहर के भी है, तमाम सारे लोग पार्टी के अंदर के भी है। समय समय पे मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल में चेंज करने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, राज्यपाल को होता है, अपने हिसाब से वो चेंज करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ। चेहरे की बात हो रही थी ना केसी जैन, जिससे पहले भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का जिक्र हुआ, वो भी तो एक बहुत बड़ा चेहरा आपके पास। बुक्कल नवाब आए, बुक्कल नवाब को तो हमने एमएलसी बनाया नहीं बनाया। तो बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी के बाहर क्या है, उनको हमने सम्मान दिया। रीता बोगला जोशी जी को कितना सम्मान दिया गया, कांग्रेस से आए, इसके बहुत पहले आए, ये चुनाव के टाइम तो नहीं आई, ये तो बहुत पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सम्मान दिया गया। जितिन प्रसाद मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, इसके पीछे की वजह बता दे बस मुझे। जी है, संजय सेठ जी है, मैं कितने नाम बताऊं? तो ये कह देना कि लाया गया है, पहली बात तो ये भाषा गलत है। लाया गया, जिसकी इच्छा है, जिसको जो पार्टी की विचारधारा से सहमत है, हमको उनको लाने में 7 साल लग गए। केंद्र की सरकार में 7 साल हो गए हमको आए हुए। हमको अगर उनको लाना था जितिन प्रसाद जी को तो हमें 7 साल लग जाते। अगर ये कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति के तहत लाया गया, और आपके अशोक वाजपेयी जी ने क्यों छोड़ी पार्टी आपकी? तो देखिए पार्टी में जो नगण्य हो जाएगा, जिसका सम्मान मान सम्मान नहीं होगा। दूसरी बात, मेन चीज है पार्टी की विचारधारा। जो पार्टी लगातार भ्रष्टाचार को प्रश्रय देती रही, जो पार्टी अपराधियों को प्रश्रय देती रही, और जो अच्छी विचारधारा के लोग हैं वो इस विचारधाराओं से उब चुके हैं।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। और अगर वो आ रहे हैं, हमारी विचारधारा के साथ आ रहे हैं, तो उनका चलिए, एक स्वागत बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन में मैं ठीक है, राम प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम प्रताप जी बहुत शार्पली। जी, वेरी क्विकली मैं बस ये कहना चाहूंगा कि किसान आंदोलन और बैड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम्स इन यूपी बीजेपी के लिए मुद्दा ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी स्टैंड्स कमिटेड टू द इश्यूज ऑफ द फार्मर्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ केयर मैनेजमेंट फैसिलिटीज इन यूपी इन फ्यूचर, एंड विद दैट वी होप दैट वी विल बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन 2022। थैंक यू वेरी मच। चलिए राम प्रताप जी, आप और भी चर्चाओं में मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे, और अगर उस वक्त भी इस तरीके के ही मुद्दों के आधार पर आप चुनाव में जाएंगे तब मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा। लेकिन अगर चुनाव जातिगत आधार पर हो रहे होंगे और वो मुद्दे होंगे तो उस पर भी सवाल आपसे रहेगा मेरा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब देखना यह है कि ये जो मुलाकात हो रही है उनका इंपैक्ट क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पर मुलाकातों का जो दौर चल रहा है उसके मायने बहुत महत्वपूर्ण है, और वो मायने अपनी अपनी तरह से राजनीतिक विश्लेषक निकाल रहे हैं। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में बदलता क्या है। आज इस खास चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।